नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उसके हम भाग 51 पर चर्चा करेंगे। आज भाग 51 में 11 प्रश्न हैं और इन सभी 11 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे और पाठ को आगे बढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अतिरिक्त भी शिक्षा शास्त्र विषय के किसी भी स्टेट की अगर परीक्षा है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे प्रिंसिपल की हो, चाहे टीचर की हो, चाहे किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड हो, उसके लिए हमारी जो ये सामग्री है, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपके लिए मेल का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आपको हमारे ये प्रश्न पसंद आते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। निश्चित है, मेरा दावा है कि हमारा चैनल आपके लिए बेहद बेनिफिशियल होगा। तो आज की ये जो 11 प्रश्नों की श्रृंखला है, उसको आइए हम शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला प्रश्न यह रहा। तो पहले प्रश्न में है, एक तरफ है परीक्षणों के नाम और दूसरी तरफ है उसके विवरण, उसको पहचानने से संबंधित कुछ कथन हैं। अब है पहला है मानकीकृत परीक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है? ये विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। ये मैच करने के लिए ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है। मानक संदर्भित परीक्षण क्या है? ये व्यक्तियों की सापेक्षिक दृष्टि से तुलना करने के लिए उपयोगी है। सापेक्षिक दृष्टि से तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छात्र की उपलब्धि को किसी मानक के आधार पर, एक मानक होता है और उस मानक के सापेक्ष तुलना किया जाता है। उसके ठीक विपरीत है निष्कर्ष संबंधित परीक्षण। किसी पूर्व निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्तांकों की तुलना की जाती है। पूर्व निर्धारित मानक होता है, उसके अनुसार प्राप्तांकों की तुलना की जाती है और छात्र की निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है। सापेक्ष स्थिति नहीं, निरपेक्ष स्थिति। एकदम से वास्तविक अध्ययन छात्र के उसके संगत कोई दूसरा मानक नहीं होता है, एकदम निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में। और मानक संदर्भित परीक्षण में निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। अब अगला है निदानात्मक परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण में आगे सहायता के लिए छात्रों के मजबूत और कमजोर पक्ष का विश्लेषण किया जाता है। कमजोर पक्षों को ज्ञात किया जाता है कि बालक का कमजोर पक्ष क्या है। ऐसी जानकारी के लिए निदानात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 2। एक परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न हैं। ध्यान से देखिएगा, एक परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न हैं, उसका विश्वसनीयता गुणांक 0.60 है। यदि परीक्षण में 80 प्रश्न और शामिल कर दिए जाए, परीक्षा में शुरू में कितने थे? 20 प्रश्न, 80 प्रश्न और शामिल करना है, तो परीक्षण का नया विश्वसनीयता गुणांक क्या होगा? अब देखिए, विश्वसनीयता गुणांक की ये विश्वसनीयता गुणांक का सूत्र है n इंटू आर अपान 1 प्लस n माइनस आर इंटू आर। देखो, n इंटू आर, n माइनस 1 इंटू आर, और नीचे क्या है? 1 प्लस कर देते हैं।
इसमें अब हम वैल्यू रख देते हैं। तो n क्या है, n जितना गुना कर दिया गया प्रश्नों की संख्या को, प्रश्नों की संख्या जो वर्तमान में हो गई, तो शुरू में कितनी थी 20 है, अब कितनी हो गई 80 हो गई। तो नहीं, 80 प्रश्न और शामिल कर दिया गया, तो टोटल प्रश्न कितने हो गए 100 हो गए। शुरू में कितना था 20, अब कितने हो गए 100। तो 100 20 का कितना गुना है 100, 5 गुना है। तो n के स्थान पर हम 5 लिख देंगे। और r कितना है, ये r है 0.60। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.60 अपान 1 प्लस 5, ये सूत्र में यही जो है सूत्र n-1, तो 5 - 1 इंटू ये कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा ये 0.88। अगर एक परीक्षण है जिसमें 20 प्रश्न हैं, उसमें अगर 80 प्रश्न और जोड़ दिए जाएं तो विश्वसनीयता गुणांक कितना हो जाता है, 0.88 हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा शब्द अभिक्षमता एप्टीट्यूड शब्द के सबसे निकट है। देखिए 4 शब्द दिए हैं, योग्यता, इसको इंग्लिश में एबिलिटी, उपलब्धि अचीवमेंट, क्षमता कैपेबिलिटी और अंतःशक्ति यानी पोटेंशियल। तो एप्टीट्यूड के नज़दीक कौन सा शब्द आएगा, तो वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल इज वेरी क्लोज टू एप्टीट्यूड। प्रश्न नंबर है 4, अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक किसे माना जाता है। तो अनुकूलन अभिक्रम का प्रस्तावक जो है वो है नॉर्मन ए क्राउडर, जो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं, वही हैं ये अनुकूलन अभिक्रम के प्रस्तावक। प्रश्न नंबर 5 है, अभिवृत्ति मापन एटीट्यूड का मेजरमेंट। अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक जो हैं वो हैं थर्स्टन। प्रश्न नंबर 6 है, किस संचार प्रतिमान में संदेशों के संकेतन यानी एनकोडिंग एंड विसंकेतन अर्थात डिकोडिंग की सर्वाधिक संभावना होती है। किस संचार प्रतिमान में, तो वो है सहयोगात्मक परियोजनाओं पर आधारित क्रियान्वितकारी प्रतिमान। इसी को कहते हैं संचार का व्यवहार प्रतिमान, और इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रश्न नंबर 7 है, किस प्रतिमान में पूर्वापर्य मतलब सक्सेसिव सन्निकट के सिद्धांत इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है, तो वो है अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान में। अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम में प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। अब अगला है प्रश्न नंबर 8, समूह शिक्षण यानी टीम टीचिंग का विकास किसने किया, तो वो हैं जे फ्रीमैन। 9वां है, वह रक्षा युक्ति जिसमें व्यक्ति अपने को किसी अन्य व्यक्ति के जैसा प्रदर्शित करता है। जैसे कोई शाहरुख खान बनना चाहता है तो शाहरुख खान जैसे बाल, शाहरुख खान जैसे स्टाइल, माने उस तरह अपने आप को मानने लगता है।
तो वो बन तो नहीं पाएगा लेकिन मानने लगता है। तो एक समायोजन की एक युक्ति है ये कि जब वो कुसमायोजित हो जाता है तो अपने आप को वो मानने लगता है कि हम अब इसी जैसे हैं। तो ये कौन सी युक्ति है? तो उसको हिंदी में कहते हैं तादात्मीकरण और इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्रश्न नंबर 10 है, किस शिक्षण विधि को ठेका विधि भी कहा जाता है? दोस्तों ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के नेट एग्जाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठेका विधि डाल्टन विधि को कहते हैं। अब हमारा 11वां और अंतिम प्रश्न है, एक तरफ है विकार यानी रोग और दूसरे तरफ है उसका प्रभाव अथवा लक्षण। ये यूजीसी नेट के 2018 के पेपर में ये पूरा पूछा गया था जिसका मैच करना है। अब ये देखो, प्रमस्तिष्क घात, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो सेरेब्रल पाल्सी इसका मतलब कि लक्षण क्या होता है? गतिविधि, बच्चों की गतिविधि एवं भंगिमा, जिसको मुद्रा कहते हैं, भाव भंगिमा संबंधी विकार होता है इसमें। फिर दूसरा है जन्मजात साइटोमेगालो विषाणु। तो जन्मजात साइटोमेगालो विषाणु जो होता है ये विसर्पिका संबंधी विषाणु संक्रमण के कारण श्रवण शक्ति को समाप्त कर देते हैं। ये श्रवण शक्ति इसमें समाप्त हो जाती है। ये तीसरा पॉइंट है इसका, निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या है? कुछ देखे होंगे बच्चे न चाहते हुए भी आँख उनकी घूमती जाती है, घूमने लगती है, अर्थात चीज़ों पर वो केंद्रित नहीं हो पाता है। उसकी आँख जो है किसी विशेष चीज़ पर केंद्रित जल्दी से नहीं हो पाती, घूम जाती है वो आँख। उसको वो रोग जो है वह है निस्टैग्मस। और अंतिम है चौथा इसका, मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम ये आनुवांशिक विकार है, जो पेरेंट्स को होता है वही बच्चे को होता है, जिसमें लंबे हाथ, पैर, अंगुलियां, मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी, सपाट पैर, त्वचा पर स्ट्रेच इत्यादि होते हैं। तो ये होता है मार्फन सिंड्रोम। तो दोस्तों आज हमारे 11 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों यदि हमारे प्रश्न आपको अच्छे लगें, ये लगें कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। इसके आगे भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराएंगे। आज ये हमारा 51वां भाग था। आज तक हम लगभग 600-700 प्रश्न आपके समक्ष रख चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप अगर जुड़े रहेंगे तो 600-700 प्रश्न ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके आगे परीक्षा के पहले तक हम प्रयास करेंगे कि 1000 प्रश्न, और निश्चित है इन 1000 प्रश्नों में आपको 70% प्रश्न मिलेंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपको इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।